वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केस्टो दा ने कहा कि ठाकुर जी कतिपय चिट्ठियां लिखनी होंगी। श्री ठाकुर जी बोले, तो जाइए, काम बनाकर आइए, मैं तो कर्मनाशा व्यक्ति हूँ। केस्टो दा हंसते हुए बोले, हाँ, यह तो सत्य ही है कि अकर्म, कुकर्म और तथाकथित नैष्कर्म का नाश आप ही करते हैं। श्री ठाकुर जी मधुर मुस्कान से बोले, आपने तो बात कही है, जाइए शीघ्र काम बना कर आइए। पर आपसे मैं पूरा किस्सा सुना नहीं हूँ, बातें पुरानी हो जाने पर उसमें कोई रस नहीं रहेगा। केस्टोदा के उठने के बाद कतिपय व्यक्ति उठ गए। तत्पश्चात श्री ठाकुर काजल भाई के बरामदे पर जाकर बैठे। नरेन दा मित्र, प्रकाश दा बसु, कालू दा आइच, जगन्नाथ दा राय, राजेंद्र दा मजूमदार, ईश दा विश्वास, संतोष दा राय, हरेन दा भद्र, सनत दा घोष, मणि दा बसु, अक्षय दा पूत तुंड, मिलन सेन, अरुण जुवारदार आदि अनेकों वहां आ उपस्थित हुए। थोड़ी देर के बाद आकुदा अधिकारी आए। आकुदा के बैठने के बाद श्री ठाकुर ने पूछा, मैंने जो तुम्हें छेपा, बड़ खोखा, मणि, काजल, साधना, सानू, पागलू, शांतु, कानू प्रमुख की जन्मपत्री अच्छी तरह देखने कहा था, क्या तुमने देखा है? आकुदा बोले, समय नहीं मिला है। श्री ठाकुर जी बोले, समय निकालना पड़ता है। जब जो काम करने को है चटपट उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध स्नायु व कर्म स्नायु की संगति नहीं रहने पर जीवन का आउटपुट उत्पादन नहीं बढ़ता है। इसके अलावा शरीर मन को बैलेंस संतुलन के लिए भी मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध स्नायु और कर्म स्नायु की संगति की आवश्यकता। उस कोऑर्डिनेशन संगति को पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन होता है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताजा बना रहता है। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकता है, नीरसता दूर हो जाती है। चाहे जो भी हो, आज ही काम खत्म कर डालो। आकुदा बोले, यह तो जल्दबाजी का काम नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है। 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे यह देखने की इच्छा होती है कि असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। यह है मेरे जीवन का खेल। तुम लोगों में यदि ऐसी तेजस्विता देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आकुदा श्री ठाकुर की बातों से उद्दीप्त होकर बोले, मैं अभी इस कार्य में लग जाता हूं। श्री ठाकुर जी उल्लास सहित बोले, जय गुरु जगन्नाथ, परम पिता की जय। बस एक बार में काम खत्म कर डालो। निगेटिविज्म, नेतिवाचक भाव धूरिसात हो जाए। साला जैसे भी हो काम करना है। हमारा मूड, मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितना भी बाधा विघ्न, दुख, कष्ट, अभाव, असुविधा का सामना क्यों न करना पड़े, उसे दृढ़ होकर फाइट आउट हम निश्चित रूप से करेंगे ही। बचने बढ़ने में जो बाधक है उसे नाश कर परिवार परिवेश सहित जीवन और वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ना ही धर्म है। निःवीरता धर्म नहीं है। जीवन की तपस्या ही है बाधाओं को अतिक्रम कर अमृत पथ पर अग्रसर होना। इसीलिए धर्म के साथ अज्ञता, दारिद्र्य, स्वार्थांधता, रोग, व्याधि, असाफल्य, आलस्य, दुर्बलता और प्रवृत्ति, अभिभूत की कोई संगति नहीं। आकुदा पुलकित हृदय से काम के लिए निकल पड़े। श्री ठाकुर ने बुलाकर कहा, अरे कालिदासी, जाल वाले कमरे से जन्मपत्री का बही खाता और पंजिका लाकर आकू को दो। कालिदासी माँ शीघ्रतर बही खाता और पंजिका लाने चली गईं। आकुदा मातृ मंदिर के सामने की दिशा सीढ़ी के सम्मुख पहुंचे। श्री ठाकुर एकाएक कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, पीछे से नहीं बुलाऊंगा। आकू को एक बात कहना भुला गया। प्रकाश दा बोले, पुकारूंगा। श्री ठाकुर बोले, शुभ काम का संकल्प ले जा रहा है, पीछे से मत पुकारो। दौड़कर पहले उसको घर जाकर सामने आमने कहना, आपको ठाकुर बुला रहे हैं।
आकुदा के आने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, कल्याणी, तीना, अशोक, इन लोगों की भी जन्मपत्री देखना। आकुदा हंसते हुए बोले, केवल बोझा ही बढ़ता जा रहा है। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, अरे कुछ नहीं है, बोझा पर सब्जी की एक गठरी और सही। आकुदा के जाने के बाद श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, किसी किसी को देखकर एकाएक मन में इच्छा होती है कि उस पर काम का बोझ डाले रहें तो अच्छा है। अक्षयदा बोले, क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, जितना दबाव ऑब्सेशन अभिभूति का रहता है, उससे अधिक दबाव में किसी व्यक्ति को न रखा जाए तो ऑब्सेशन अभिभूति नहीं कटता है। जो प्रेम नहीं करते हैं, जिन्हें मुझे खुश करने का सेंटिमेंट, भावानुकंपिता नहीं है, उन पर दबाव भी डाला जाए तो भी सुफल कम ही मिलता है। वे चेतना शून्य बने रहते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी गरज से उन पर ज्यादती कर उनकी शांति भंग कर रहा हूँ। किंतु मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं हूँ, बहुधा किसी के पीछे जी जान से लग जाता हूँ। शिव चक्रवर्ती का पुत्र हूँ ना, मैं भी बहुत बड़ा हठी हूँ। श्री ठाकुर की बातें सुनकर सभी हंस रहे हैं। काली षष्ठी माँ को पूरब दिशा से आते देखकर श्री ठाकुर ने पूछा, कहाँ गई थी रे? काली षष्ठी माँ बोली, बड़ माँ के निकट। काली षष्ठी माँ कहती हुई मातृ मंदिर और श्री माँ की कुटीर के बीच होकर जो ही मुड़ने लगी कि ठाकुर ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? काली षष्ठी माँ हंसती हुई बोली, क्या कर रही हूँ? श्री ठाकुर जी बोले, तुम हर जगह चक्कर मार कर घूम सकती हो, किंतु मेरे समीप थोड़ी देर बैठ नहीं सकती हो। काली षष्ठी माँ बोली, क्या मैं वैसा भाग्य लेकर आई हूँ जो मैं आपके निकट बैठी रहूंगी? घर गृहस्थी का झंझट लगा रहता है। श्री ठाकुर कृत्रिम गांभीर्य सहित बोली, ओरी मेरी प्रीति के पंडुक, घर संसार के कितने झंझट हैं, मैं तो मानो उसके संसार से बाहर हूँ। काली षष्ठी माँ बोली, आप ही कहें कि मैं क्या करूं? श्री ठाकुर रहस्य के स्वर में बोली, तुम सयानी सालिक पक्षी हो, तुम्हें मैं क्या सिखाऊं? जाओ जल्दी काम शेष कर चली आओ। काली षष्ठी माँ हंसती हुई चली गईं। 26 अगस्त सन 1942 की बात है। प्रातः श्री ठाकुर बबूल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। कुछ लोग भी नीचे बैठे हैं, किंतु कोई खास बात नहीं हो रही है। प्रफुल्ल के निकट आते ही श्री ठाकुर बोले, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कल मेरे मस्तिष्क में बहुत सी नई बातें आई थी, पर सब खिसक गईं। प्रफुल्लदा बोले, कल तीसरे पहर से स्वस्थ हूँ। यदि चाहता तो कल तीसरे पहर में आ सकता था। कल तीसरे पहर में कबड्डी का अंतिम प्रतियोगिता थी। पहले से ही लोगों ने उस खेल को देखने का आग्रह किया था, इसलिए मैं देखने चला गया। खेल मैदान में दर्शकों की काफ़ी भीड़ होती है तो खिलाड़ी को काफ़ी आनंद मिलता है। उसके अलावा बड़दा को खूब आनंद मिला। सभी के जोर शोर से लगने पर बहुतों की उपस्थिति हुई। खेल भी बहुत अच्छा रहा। श्री ठाकुर जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो देसी खेल प्रायः उठने जा रहे हैं, यह तो ठीक बात नहीं। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, चाहे जो पसंद हो खेलो, किंतु देसी खेलों को बिल्कुल छोड़ देना ठीक नहीं है। प्रत्युत मेरी तो इच्छा होती है कि हमारे देश में प्राचीन काल में जिन खेलों का प्रचलन था, उन सबों को किताबों में खोज कर, ढूंढ कर इंट्रोड्यूस, प्रवर्तन करना अच्छा है। हमारे यहाँ के खेल कूद, गाना बजाना, आमोद स्फूर्ति, सब कुछ में ही हमारे कृष्टि की छाप देखी जाती है। इसलिए कृष्टि के जागरण मामले में उन दिशाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऋत्विकों को चारों ओर नज़र रखनी चाहिए। उन्हें इस प्रकार जाल को फैलाए रखना चाहिए कि जैसे भी इंस्टिंक्ट वाले व्यक्ति क्यों न हो, वे जिससे अपने ढंग से इष्ट व कृष्टि के प्रति इंटरेस्टेड अंतरासी हो सकें। बड़ खोखा को इन दिशाओं में खूब ध्यान रहता है। खुलना के एक प्रवीण भाई ने कहा, हमने बचपन में कबड्डी, लुका चोरी आदि अनेक खेल देखे हैं। कितनी बार सकरी और बहुत लंबी नावों को तेजी से चलाने में भाग लिया है। आजकल के लड़के लोग यह कहा करते हैं कि फुटबॉल की तरह और दूसरा उत्तेजनापूर्ण खेल नहीं, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारे ग्राम जीवन के खेल में उत्तेजना और उल्लास की कोई कमी थी। हम लोगों ने पोखर नदी में जिस प्रकार दल बांध कर तैरा है, एक व्यक्ति को पीछे छोड़कर नदी में आगे बढ़ने की चेष्टा की है, इस प्रकार सदा तीव्र प्रतियोगिता होती रहती थी।
आजकल तो वह सब देखने को नहीं मिलती। हम लोगों का प्रतिदिन का स्नान ही उत्सव जैसा लगता था। पहले हमारे ज़माने में गांव गांव में प्राइज देने की रीति नहीं थी, किंतु बड़े आनंद से कितनी तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। गाछ चढ़ने, लाठी खेल, दौड़ धूप आदि जैसे कितने सारे खेल रहते थे। श्री ठाकुर जी बोले, सबसे बड़ा प्राइज तो आत्म प्रसाद और मानसिक उल्लास है। यदि यह नहीं रहा तो प्राइज का कोई मूल्य नहीं। आजकल तो सर्वत्र नाम यश कमाने के लिए ही मनुष्य का झोंक अधिक रहता है। 10 लोगों की दृष्टि को आकर्षित नहीं किया तो कुछ हुआ ही नहीं। इससे यही समझा जा सकता है कि मनुष्य के हृदय की संपदा हटती जा रही है एवं स्वतः श्रोता तृप्ति क्षीण हो रही है। जैसे तुम्हारी स्त्री तुम्हारा खूब सेवा यत्न करती है, तुम्हारी सुख सुविधा ही उसके जीवन का प्रधान लक्ष्य न हो, केवल तुमसे प्रशंसा सुनना ही उसका प्रधान लक्ष्य हो, तो तुम्हारे प्रति उसकी सेवा कृत्रिम होगी। जहाँ ऐसी सेवा है उसमें कितनी जान रह सकती है एवं उसकी पहुँच ही कितनी दूर होगी, यह आसानी से समझ सकती हो। प्रशंसा की चाह मनुष्य की स्वभावगत होती है, किंतु यह जहाँ प्रधान होती है वहाँ यह समझ में आता है कि अनुशीलन में आनंद नहीं पा रहा है। यदि अनुशीलन में मनुष्य आनंद नहीं पाता है तो उसकी निपुणता या योग्यता नहीं बढ़ती है। इसलिए प्राइज का लोभ मनुष्य को अंत में प्राइज से वंचित करता है। मैं मनुष्य की प्रशंसा करने में कातर नहीं हूँ, यह मुझे अच्छा ही लगता है। जब प्रशंसा करता हूँ तो दिल खोल कर ही करता हूँ, क्योंकि यह जानता हूँ प्रशंसा के जरिए मनुष्य के उत्साह, उद्दीपना, स्फूर्ति बढ़ जाते हैं, कांक्षित चलन की वृद्धि होती है। किंतु किसी के संबंध में कुछ नहीं बोलकर चुप रहता हूँ, देखता हूँ कि वह किस प्रकार चल रहा है। क्रमागत प्रशंसा का स्टीम दिए बगैर जिनका सतचलन स्तमित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का सच्चलन इंस्टिंक्टिव, सहजात, संस्कारगत नहीं है। इस विषय में कोई संशय नहीं। और प्रशंसा करने का तरीका भी जानना चाहिए। इस ढंग से प्रशंसा करनी चाहिए जिससे मनुष्य अहंकार में आत्महारा बनकर अनुशीलन बंद न कर दे, प्रत्युत उत्साहान्वित होकर अनुशीलन में और भी तीव्र हो उठे, पग पग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाए। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 85 से 90 तक। जय गुरु।